हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज़ में हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं और हमारा यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था, जिसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके थे। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4 होगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच। यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच की बात की गई है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। किस में आता है ये जो है टॉप डाउन अप्रोच, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड या फिर पैटर्न मेथड। तो सिंपल ये किस में आता है, डिडक्टिव मेथड में। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, और जो डाउन टू टॉप जाती है वो रिसर्च कौन सी होती है, ये हम सब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच बोलो, ये किसके अंदर आता है। जब हम रिसर्च का क्लासिफिकेशन किए थे तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के बेस पर आता है डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो डिडक्टिव क्या है, इसको आप टॉप डाउन अप्रोच या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोल सकते हो। जैसे आप कोई लॉ है या कोई थ्योरी है वो जनरल लेवल पे है, उसके बाद क्या है फिर वो थ्योरी एक स्पेसिफिक पार्ट में चली गई तो इसको बोलते हैं जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से जाके नीचे की तरफ आना, सिंपल शब्दों में ये समझो, ये हो गया हमारा डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्शन में क्या है, वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट राइट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यहाँ स्टार्ट करते हैं एक थ्योरी से और उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। डिडक्टिव मेथड में भी 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेट द हाइपोथेसिस, यहाँ आप हाइपोथेसिस बनाते हो, कलेक्ट डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, फिर डेटा कलेक्ट करते हो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। फिर क्या डिसीजन बनाते हो कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये हुआ हमारा डिडक्टिव अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच साइंटिफिक मेथड इज अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच। अभी हमने टॉप डाउन अप्रोच देखा, बॉटम अप अप्रोच देखेंगे या जनरेटिव अप्रोच। तो सिंपल है, डिडक्टिव का रिवर्स क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है, स्पेसिफिक से जनरल जाएगी। आपने कोई लॉ दिया, पहले ये आपके पास था, अब क्या है ये यूनिवर्सल बन गया है। तो पहले जब आपके पास था तो क्या था, स्पेसिफिक था। देन इसके बाद क्या हो गया, स्पेसिफिक से अब क्या हो गया, जब चलकर ये फिर जनरल हो गया। मतलब बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम से चलकर ये क्या है ऊपर की तरफ गई है, तो इसको क्या है हम इंडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन बी। और इसमें भी क्या है, 3 स्टेप है। ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, मेक अ सर्च फॉर द पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व एंड मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज occurring। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोरिलेशनल स्टडी डिटरमाइंस। यहाँ पर कोरिलेशनल स्टडी की बात की गई है, तो ये होती क्या है, डिटरमाइन क्या करती है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कि 2 वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब हमने पढ़ाए थे, आप जो हमारी मेन सीरीज है यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें क्या है जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या है कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं। अभी देखते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है, इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पार्टिसिपेंट पर, या कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। यहाँ पर कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप की बात की गई, या फिर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 इवेंट्स। आपके पास क्या है, 2 इवेंट है
और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ए और बी के बीच दो इवेंट है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, को रिलेशनल स्टडी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। यहाँ पर दो इवेंट हैं ए बी, उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, को रिलेशनल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन अ ग्राम पंचायत। कोई एक एनजीओ है, वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है आप कोई स्टडी, कहां पर, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत टू सी द इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। जो ग्रामीण स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में, उनका कितना एनरोलमेंट है, कितना रिटेंशन है, ये सब उसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, एनजीओ के। तो किस में आएगा ये, जो ये स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत में, और जो एनरोलमेंट रिटेंशन है बच्चों का उस स्कूल में, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डेस्क्रिप्टिव स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए सिंपल शब्दों में वो खुद एनजीओ वाले कहाँ जा रहे हैं, ये एनजीओ वाले सीधा डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में। किस लिए, स्टडी करने। तो ये क्या एक तरह से फील्ड वर्क हो गया, मतलब आप किसी भी जगह पर जाकर उसके बारे में स्टडी करते हो तो उसको क्या है, फील्ड वर्क बोला जाता है। आप फील्ड पर फिजिकली जाकर खुद वहां पर जो भी सैंपल सर्वे कुछ भी है, इंटरव्यू लेते हो, ये क्या हो गया, फील्ड वर्क हो गया। तो ये भी किस में आ जाएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स रिसर्च आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। जो भारतीय सरकार हर 10 साल बाद क्या है, जनगणना स्टार्ट करती है, कंडक्ट कराती है, सेंसस। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज। तो जो वो मेथड यूज करते हैं इस रिसर्च में, तो कौन सी प्रोसेस करते हैं, केस स्टडी, डेवलपमेंटल, सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक तरह से सर्वे ही होता है, घर घर जाकर पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, घर कच्चा है, पक्का है, घर में टॉयलेट है, नहीं है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, सर्वे हो गया। ये एक तरह से क्या है, सैंपल सबका सर्वे लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बेस पर ही पूरा फिर डेटा बनाते हैं, और वही बाद में क्या है, फिर सेंसस का नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। ये सिंपल क्वेश्चन है कि रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। रिसर्च का जब हम रिसर्च ही पढ़ा रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, जब हमने रिसर्च का मीनिंग बताया था तो सिंपल शब्दों में बताया था, री प्लस सर्च। यहाँ पर क्या है, आप क्या है, सर्च करते हो, री मतलब दोबारा से किस चीज को, जो आपकी कोई रिसर्च हुई है उसमें क्या लूप होल्स रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रही है। तो सिंपल शब्दों में बोले टू फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन अ रिसर्च, मतलब ये क्या है, यहाँ पर किसी भी रिसर्च में आप क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कोई भी रिसर्च है XYZ, यहाँ पर एग्रीकल्चर पर कोई रिसर्च हुई है, तो इसमें क्या मतलब लूप होल्स रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, ये क्या हो जाता है, पहला स्टेप है रिसर्च का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इंप्लाइज। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पूछा है कि ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कराया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी सब कुछ कराया था, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, बाकी यहाँ पर भी बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है। तो इसके ऑप्शन है, एग्जैक्ट जज ऑफ ट्रूथ, जो मतलब एग्जैक्ट जजमेंट है किसी सत्य की वो, या फाइंडिंग कंसिस्टेंट विद रियलिटी, या फिर इंटर रिसर्चर एग्रीमेंट, या मेथडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन।
तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बिना किसी बायस के आप क्या है जो भी चीजें हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यही है क्या ऑब्जेक्टिविटी, फाइंडिंग्स कंसिस्टेंसी विद रियलिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इसका मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी बायस, जो आप रिसर्च कर रहे हो बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी इंक्लिनेशन के, बिना किसी झुकाव के, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिविटी। जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। रिसर्चर यूजुअली टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन दैट रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ओन प्रेजेंस बिहेवियर एटीट्यूड। आपका कोई भी बिहेवियर हो या एटीट्यूड हो वो आपकी रिसर्च में नहीं झलकना चाहिए, यही क्या है ऑब्जेक्टिविटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन अ रिसर्च मेजर द वेरिएबल और डायमेंशन इट इज सपोज्ड टू मेजर इज। यहाँ पर क्या है वो टर्म के बारे में पूछा है जो क्या है डिस्क्राइब करता है जब आप क्या करते हो, जब रिसर्च को मेजर करते हो उसके वेरिएबल से, मेजर द वेरिएबल और डायमेंशन। किसी रिसर्च में आप जब वेरिएबल और डायमेंशन को क्या करते हो, मेजर करते हो, इसको क्या टर्म दी जाएगी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी या फिर सुटेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैलिडिटी। तो यहाँ वैलिडिटी देख लेते हैं, वैलिडिटी होता क्या है। वैलिडिटी सिंपल शब्दों में बोला जाए रिसर्च में मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी के लिए देखी जाती है कि आपकी रिसर्च की क्या एक्यूरेसी है। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपने 100 में से क्या है 85 क्या है चूज किए, मतलब सही आंसर दिए। अब आपको पता है कि ये आपके 80 के अराउंड सही हो जाएंगे, 80 के आसपास। तो ये क्या है आपकी एक्यूरेसी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यही क्या है वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी को दिखाना। वैलिडिटी मीन्स रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर एज दीज में इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो बिना वैलिडिटी के रिसर्च क्या गलत डायरेक्शन में चली जाती है। वैलिडिटी को क्या सिंपल टर्म में टू बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। वैलिडिटी को क्या है रिलायबिलिटी से इम्पोर्टेंट माना जाता है रिसर्च में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें सिंपल पूछा है कि जो रिसर्च में वेरिएबल या डायमेंशन को मेजर करना, तो वही उस टर्म को क्या है वैलिडिटी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च बी इनहांस। तो जो रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी है उसको कैसे इनहांस कर सकते हैं, थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ऑब्जेक्टिविटी को आपको इनहांस करना है किसी रिसर्च में तो ये तीनों पॉइंट इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, या रिलायबिलिटी बिल्कुल, या वैलिडिटी, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा गया है मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। ये दिसंबर 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है ऑप्शन दिए गए हैं कि ये किसका पार्ट है। जो मैनिपुलेशन है वो हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है, या फिर फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है, या फिर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जब हम पढ़ाए थे इसको सिंपली ये हमने डिवाइड किया था रिसर्च को। तो इसमें क्या है जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या है 3 स्टेप बताए थे, जो कंडीशन थी कौन कौन सी हमने मैनिपुलेशन बताया, मैनिपुलेशन, देन सेकंड वन क्या था कंट्रोल, और थर्ड वन क्या है रैंडम असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, रैंडम असाइनमेंट। तो पहला क्या था मैनिपुलेशन, सेकंड कंट्रोल, थर्ड रैंडम असाइनमेंट। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो इसको एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, मैनिपुलेटेड कंडीशन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है एक तरह से ऑल्सो भी टर्म्ड एज द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। ये क्या है एक तरह से ट्रीटमेंट है या इंटरवेंशन है,
और किसके अंडर में आता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे 10 क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। ये रिसर्च में अब 2 से 3 लेक्चर और रहेंगे और ये हमारे रिसर्च के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।